हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचर्स मंत्रा आप लोगों को करा रहा है पेपर वाली सीरीज, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। 2021 जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सीडीपी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पार्ट 1 मैंने वहां पे करा दिया है। ठीक है, चलिए तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस थे, क्या था। 2021 की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, चलिए डन। सो पहला क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। क्या पूछा है इसमें? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? आप अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या पहचान करना चाहते हैं किसको, फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, है ना, कि सृजनात्मकता की पहचान आपको इसमें से किस चीज से हो सकती है। एक एक करके ध्यान से पढ़ना। सृजनात्मकता आप सब लोग जानते हैं, कम परिज्ञानता बोधगम्यता। जब हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे के अंदर लो कॉम्प्रिहेंशन हो, है ना, कम समझ हो। फिर अगर कम समझ होगी तो फिर सृजनात्मकता कैसे होगी? तो सबसे पहले हटा दीजिए इस ऑप्शन को, ये करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड पे क्या बोल रहा है? अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो याद करो, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग को जब हम अपसारी चिंतन की बात करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो ऐसी थिंकिंग जो आपको किसी भी समस्या के लिए अलग अलग तरीके से सोचने पे मजबूर करती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके सोच सकते हैं। आपके पास कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप डिफरेंट तरीके से सोच पाएंगे। तो अभी तक तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है ये, लेकिन एक बार देख लीजिए बाकी ऑप्शन में क्या बोला है। अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी तो नहीं होगा। और उसके बाद है असतर्कता, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, क्योंकि क्रिएटिविटी की बात हो रही थी। तो सिंपल सी बात है, अपसारी चिंतन क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी सृजनात्मकता की जो पहचान का प्रमुख लक्षण है वो क्या होगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को इनमें से क्या करना चाहिए? यानी ऐसे बच्चे हैं जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, है ना। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत टालनी चाहिए। बच्चे कहां से आ रहे हैं? विविध पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, है ना, डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और आप जो डाइवर्सिटी वाली जो बातें हैं उन पे उसको आप क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। क्यों टालेंगे भाई? ये काम तो गलत हो जाएगा अगर आप टालेंगे तो। ठीक है, टालना नहीं चाहिए बल्कि बातचीत करनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर क्या है? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, अलग अलग उससे आपको क्या लेना चाहिए, यानी ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। ये बात तो देखो सही लग रही है, लेकिन क्या ये बेस्ट होगा? सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो स्टैंडर्डाइज चीजें हैं उनको बिल्कुल नहीं करेंगे, हटा दीजिए सबसे पहले। फिर क्या है? ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। खुद पढ़ के ही आपको मालूम चल जाएगा किसको मजबूत करने की बात चल रही है, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाएं। ठीक है, हटा दीजिए इसको। राइट एंड बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाई, किसके द्वारा आप इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, किसको, समस्या समाधान क्षमताओं को। ठीक है, फर्स्ट है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देके लगातार अभ्यास कराएंगे तो क्या होगा, इससे समस्या समाधान को सुसाध्य कर पाएंगे। देखिए आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार रीचेक करेंगे बाकी ऑप्शंस। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, देखो आप अटल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते। ये क्या होता है, एकदम फिक्स्ड प्रोसेस है कि कोई भी समस्या का समाधान अगर आपको करना है तो आप एक फिक्स्ड प्रोसेस के थ्रू ही करेंगे, ऐसा नहीं करना। तो अटल प्रोसेस तो बात क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। फ्लेक्सिबल होता तो करेक्ट होता। ठीक है, फिर क्या है?
समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके। अब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जो समस्या समाधान है उसको हम सुसाध्य कर सकते हैं कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे दें। ये बात तो अच्छी है, लेकिन क्या बेस्ट होगी? फोर्थ वाला पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, डर तो बिल्कुल पैदा करना ही नहीं है भाई, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट एंड बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके हम क्या कर सकते हैं? समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? किसको? अधिगम की जो अभिप्रेरणा है ना। बच्चे को दंड देके? बिल्कुल नहीं, सबसे पहले हटा दो, दंड तो देना ही नहीं है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल। अब देखो, अगर हम फोकस करेंगे किस पे? मास्टरी ओरिएंटेड गोल पे, तो हम क्या कर सकते हैं? अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रख सकते हैं। बात तो लग रही है सही, ठीक है, लेकिन एक बार रिचेक कर लीजिए। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देके, बहुत आसान क्रियाकलाप देके कैसे आप इसको रख पाएंगे? हटा दीजिए इसको। यंत्रवत याद करना, भैया यंत्रवत वर्ड आ गया ना, हटा दो। सबसे पहले क्या बताया था? यंत्रवत माने क्या होता है? रोट मेमोराइजेशन होता है। रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, इनको हटा दीजिए। राइट एंड बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पे जोर देकर हम अधिगम की प्रेरणा को कायम रख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चीजें इतनी टफ नहीं है, फिर से कहूंगा। अगला क्वेश्चन जो शर्मिंदगी है ना, जो शेम है, वो क्या है? इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। ये वाली बात तो करेक्ट नहीं है भाई। या फिर ये कहें कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सॉरी, शर्मिंदगी का संज्ञान पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये बात ठीक लग रही है कि हाँ, शर्मिंदगी का संज्ञान पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन क्या बेस्ट है? बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है? ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। या फिर शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जो शर्मिंदगी है इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा शर्मिंदगी के बारे में? ऑप्शन नंबर 2। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? किसका? अध्यापन अधिगम का। ठीक है, सबसे प्रभावशाली मीडियम क्या होगा? विषय वस्तु को यंत्रवत हटाओ, सबसे पहले नेगेटिव है। ठीक है, यंत्रवत आ गया। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोरेशन ऑफ बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप्स। अब ये वाली जो बात थी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या बेस्ट होगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, कैसे कर सकते हो बिना विश्लेषण करे भाई? अनुकरण, नकल और दोहराना, ये भी करेक्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजेंगे। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि, दोबारा पढ़ लो, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कोई कार्यकलाप दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया, उसमें बच्चों ने जो त्रुटियां करी, तो उनका विश्लेषण एक टीचर को करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके आधार पे वह दंड की मात्रा निर्धारित कर पाई, किस बच्चे को कितना दंडित करना है? सोनू को कितना मारना है, मोनू को कितना मारना है, टीना को कितना मारना है? ऐसे करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि दंड वर्ड से तो आपको बच्चों को दूर ही रखना है ना। दंड तो आप कर ही नहीं सकते, दंडित कर ही नहीं सकते हो, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। कि जो त्रुटियों की समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स या मिस्टेक्स, वो क्या है? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता है कि देयर इज नो लर्निंग विदाउट मिस्टेक या विदाउट एरर। अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये अर्थपूर्ण है, मतलब अगर आप गलती कर रहे हैं दैट्स मीन कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ आप लर्न कर रहे हैं, ये बेस्ट है। लेकिन एक बार रीचेक कर लेंगे, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। हटा दीजिए, बहुत बेकार ऑप्शन है।
अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पे निर्भर है, ये भी बेकार ऑप्शन है। सिंपल सी बात है, त्रुटियों की जो समझ है वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम कब कब आएगी? इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, कब होगी डिफिकल्टी? जब वो जो सूचनाएं हैं, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यानी जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। किस में दे रहे हैं? डिसकनेक्टेड चंक्स में दे रहे हैं। तो बिल्कुल प्रॉब्लम यहां से हो सकती है, लेकिन क्या ये बेस्ट तरीका हो सकता है? एक बार रिचेक कर लेते हैं। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, जब बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, उसको इनर मोटिवेशन मिल रहा है, तो क्यों कठिनाई होगी? फिर तो कठिनाई नहीं होगी, ये तो ऑप्शन बेस्ट है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो रहा है, जो भी लर्निंग हो रही है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, ये वाली बात भी सही है, यहां से भी कठिनाई नहीं होगी। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया है, ये वाली बात भी सही है। तो सिंपल सी बात है, जब बच्चे को कठिनाई तब होगी जब आप सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, वो स्टेज कौन सी है लर्निंग की जहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये अधिगम सबसे ज्यादा होगा, या सर्वोत्तम अवस्था इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, उच्च उत्तेजना उच्च भय, भय है तो कैसे हो सकता है, भय वाला हटा दीजिए। सबसे पहले एक काम करो, जहां जहां भय दे रखा है ना उन ऑप्शन को हटाइए। यहां पे भय है, यहां पे भी भय है, और थर्ड में और फोर्थ में दोनों में लिखा है कि कोई भय नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपने एक झटके में हटा दिए। ठीक है, अब थर्ड में क्या बोल रहा है, संतुलित उत्तेजना, उत्तेजना कैसी है ना, संतुलित है, और भय कोई भी नहीं है। ये बात तो सही है कि कोई भय नहीं है। फिर फोर्थ में क्या है, कोई उत्तेजना नहीं। जब उत्तेजना नहीं होगी तो फिर तो चीजें बेकार हो जाएंगी, है ना। तो फोर्थ वाले में हम ये वाली बात गलत हो जाएगी कि कोई उत्तेजना नहीं। संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए, वो कहलाएगी अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था। आई बात समझ में, चीजें क्लियर हैं? चलिए देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, बस समझ के साथ करिए, है ना। समझ के साथ करेंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है, क्या देता है, कि ज्ञान की संरचना में, जो अधिगम का संरचनात्मक विचार है वो ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। कैसी बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल होती है, हटा दीजिए इसको। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, ये भी बात गलत है कि वो पूरी तरीके से वयस्कों पर ही निर्भर होंगे, है ना। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्ले एन एक्टिव रोल, है ना, क्या करते हैं, वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। फोर वाला देख लीजिए, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। राइट एंड बेस्ट थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कि अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है वो ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जब बच्चे ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? किसके लिए? अधिगम के लिए। यह बोल रहा है कि जो योग्यता है वो सुधार्य है, या फिर योग्यता अटल है, या फिर प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर असफलता अनियंत्रित है। तो सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछ रहा है अधिगम के लिए अगर हम देखेंगे तो कौन सी जो धारणा है वो उपयुक्त होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग? ये बोल रहा है फर्स्ट वाला कि जो एबिलिटी है ना वो इम्प्रूवेबल है ना, सुधार्य है। और सेकंड बोल रहा है कि एबिलिटी इज फिक्स। भैया फिक्स तो नहीं है ना, फिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। कि योग्यता अटल है, एक तरीके से मान लो जो अटल वर्ड है ना वो नेगेटिव है ना, तो अटल तो बिल्कुल नहीं होगा, हटा दीजिए इसको। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, ये भी नहीं होगा। असफलता अनियंत्रित है, ऐसा भी नहीं है। सिंपल सी बात है, जो योग्यता है वो कैसी है, सुधार्य है, इंप्रूवेबल है। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में क्या होगी, सहायक होगी?
conceptual understanding among student is likely to improve in the settings which emphasize on। देख लो एक बार, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो कि कौन सी परिपाटी ऐसी है जो विद्यार्थियों में किसको संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होगी। उनके अंदर क्या आए, उनके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आए, इसमें बढ़ोतरी करे। तो कौन सी इसमें सहायक होगी? अगर आप प्रतिस्पर्धा आधारित क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धाएं करा रहे हैं, तो भाई ये चीज ध्यान रखना कि जो जिसमें अगर आप ये कहें कंपटीशन करा रहे हैं, है ना, कंपटीशन नहीं कराना है, मैंने पहले ही बताया था। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए? ये तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो छात्र केंद्रित होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। फिर क्या है, बारंबार परीक्षा कराने से ऐसा हो जाएगा, या बार बार एग्जाम्स करा रहे हैं, बार बार टेस्ट करा रहे हैं, तो भी नहीं होगा। लास्ट और बेस्ट क्या बोल रहा है? इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी अन्वेषण और संवाद। जब बच्चा अन्वेषण और संवाद करेगा तो डेफिनेटली उसकी जो संकल्पनात्मक समझ है या उसकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बढ़ेगी यहां से। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 वाला करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है। साइना नाम की लड़की है, कोई वर्क कर रही है, उसके दौरान वो स्वयं से क्या कर रही है? बात कर रही है। अब बाद में क्या कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वॉक, जिसको आप क्या बोलते हो? प्राइवेट स्पीच। ठीक है ना, प्राइवेट स्पीच देखिए, है ना, प्राइवेट स्पीच, ये क्या दर्शाता है? अब आपको ये तो पता था कि बच्चा जब स्वयं से बात करता है, खुद से बातचीत करता है, तो उसको हम व्यक्तिगत वाक या अंतःवाक कहते हैं, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन को बस यहीं से टफ बना दिया गया। आपको जो अंतःवाक था या व्यक्तिगत वाक था, वो तो आपको दे दिया, व्यक्तिगत वाक आपको दे दिया क्वेश्चन में पहले से ही, क्योंकि यहां पे आपको ये पता है कि वाइगोस्की ने बात करी थी प्राइवेट स्पीच की। लेकिन अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो व्यक्तिगत वाक है ये क्या दर्शा रहा है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को दर्शा रहा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वनियमन, थोड़ा सा रिलेट करो, देखो, है ना, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि वो क्या कर रही है? स्वयं से ही तो बात कर रही है। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है मुझे, लेकिन एक बार रिचेक कर लीजिए। आत्म केंद्रितता नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक विकार भी नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि वो खुद से ही नियमन कर रही है इन चीजों का। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए क्या? जो मूल्यांकन पद्धतियां हैं उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसमें से विद्यार्थियों को नामांकित, नामांकित कितनी बार नहीं आया है, कितनी बार नहीं आया है, ठीक है, यही फायदा है प्रीवियस ईयर का, हटा दीजिए। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित, देखिए विभाजित को भी हटाइए, कैटेगराइज नहीं करना है ना, नामांकित, कैटेगराइज सब नेगेटिव है। विद्यार्थियों की जरूरतों आवश्यकताओं की पहचान करना। देखिए मूल्यांकन जो पद्धतियां हैं, मूल्यांकन किस लिए किया जाना चाहिए? वो इसीलिए कि जिससे हमको बच्चों की जो जरूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पहचान हो सके कि कौन बच्चा कितना सीख पा रहा है, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या सिखाना है, किसको क्या नहीं सिखाना है। तो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक बार देख लीजिए फोर्थ को, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ये क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए किसका? मूल्यांकन पद्धतियों का। अब देखो अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? कि एक बच्चे के विकास में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं, उनको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? प्रतिरूपित कर सकते हैं। केवल आनुवांशिकता, इंडिविजुअल डिफरेंस जो आता है बच्चे में, वो क्या केवल आनुवांशिकता है, हेरिडिटी की वजह से आता है? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कहां से आता है? इंडिविजुअल डिफरेंस में दोनों ही फैक्टर जिम्मेदार हैं, बच्चे की हेरिडिटी और बच्चे का एनवायरमेंट। तो ये तो केवल, देखो केवल आ रहा है, सबसे पहले केवल देख लो, कितना आसान हो गया, है ना आसान।
कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझ के साथ करना है, बहुत आसान, आराम से आप, जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग स्टार्टिंग से क्लास करेंगे उनको मालूम होगा ये, कम से कम जब हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे हैं जो आप, सिंपल सी बात, जो कीवर्ड्स को फॉलो करेंगे तुरंत आपको आंसर मिलेगा। तो ये 30 आउट ऑफ 30 कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। हमने दो ऑप्शन हटा दिया आराम से, फिर क्या बचा, ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण। ये ऑप्शन बड़ा अच्छा था, इसने किसी को भी नहीं शामिल किया। ये तो ना तो हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मान रहे हैं और ना ही एनवायरमेंट को मान रहे हैं। फिर फोर्थ में क्या बोल रहा है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। जी हाँ, दोनों की अंतःक्रिया पे डिपेंड करता है क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो 30 वाले का जो फोर्थ एंड बेस्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, कि बच्चों के विकास में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो किसकी वजह से आती हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिकता होती है या जो अंतःक्रिया होती है। तो इस तरीके से 2021 का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, और जो हम टारगेट करके चले हैं 30 आउट ऑफ 30, यकीन मानिए वो आप जरूर अचीव करोगे। बस सारी चीज़ों को आपको रेगुलरली देखना है, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा चुका हूँ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको ठीक 8 बजे रात को मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। टाटा बाय बाय, टेक केयर।